आज हम एपिसोड 159 के पार्ट 2 के लिए बैठे हैं। उसके आधे क्वेश्चन के जवाब मैंने लास्ट वीडियो में दे दिए थे और अब मैं बैठी हूँ आगे के प्रश्नों के जवाब देने के लिए। फ़िलहाल जिन्हें नहीं पता ये चैनल किस बारे में है उनको बता दूँ कि यहाँ पर मेरे व्यूअर्स अपने मन के विचार, उनकी कुछ जनरल समस्याएं जो वो डेली लाइफ में फील कर रहे हैं उसको यहाँ पर कमेंट में लिखते हैं। मैं उन कमेंट्स को वर्ड टू वर्ड पढ़ती हूँ एंड देन जो मेरी समझ में उसका बेस्ट उपाय आता है वो मैं करती हूँ। अच्छी बात यह है कि लोगों की लाइफ सॉर्टेड हो रही है, लोग खुश हैं, उनकी ज़िंदगी पटरी पे आ रही है, कुछ के करियर बन रहे हैं, कुछ की नौकरियां लग गई, प्रेग्नेंट हो गई जिनके इनफर्टिलिटी के इशू थे बिकॉज ऑफ पॉजिटिविटी। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं, इसीलिए मुझे लगता है यहाँ पर मेरा मेहनत करना वर्थ है। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आओ बहन बातें करें। एक दिन मेरे हस्बैंड बोले ये आओ बहन बातें करें क्या है, तो मैंने थोड़ा आपकी एंड आपके सारे चैनल्स की ब्रीफ इंट्रो दी। फिर पूछा कि आप क्यों पूछ रहे हो, तो बोले कि यूट्यूब का ईयरली सर्वे दिखा रहा है हिस्ट्री में कि मोस्ट व्यूज़ चैनल है। मैंने सबसे ज़्यादा टाइम आओ बहन बातें करें चैनल देखा है। भाई ये चैनल ही ऐसा है, एपिसोड लॉन्ग होते हैं बट बोरिंग नहीं, काम करते करते सुन लेती हूँ। एन्जॉइंग योर कंटेंट, लव यू दी। हाँ, काफ़ी लोगों ने इंस्टाग्राम पे अपना यूट्यूब सर्वे का स्क्रीनशॉट भी मेरे साथ शेयर करा जो काफ़ी मतलब मेरे कंटेंट को ज़्यादातर देखते हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा था। थैंक यू आप सबका। नेक्स्ट, दीदी मैंने ये पूछना चाहती हूँ कि आपसे कि आजकल नॉर्मल मिडिल क्लास में कितने पैसे तक की शादी नॉर्मल मानी जाती है। लड़का कांस्टेबल है, यूपी पुलिस में, घर शहर में है, 15 बीघा तक ज़मीन है। और दूसरी सिचुएशन ये है कि घर शहर में है, 50 बीघा ज़मीन है, लेकिन लड़के की जॉब नहीं है, मेडिकल स्टोर है। आप प्लीज़ डिटेल में बताना ज़रूर दीदी, क्योंकि मैंने देखा है आप अच्छी बड़ी शादियों में जाती रहती हो, हर तरह के फंक्शन अटेंड करती हैं आप। देखो जी, अब जो नॉर्मल मिडिल क्लास में शादी चल रही है, अगर गाड़ी दी जाती है ना, तो उस हिसाब से जो बजट जाता है वो 16 से 20 लाख के करीब जा रहा है अगर सारा खर्चा मिलाएं तो, क्योंकि सोना भी इतना महंगा हो गया और 4 व्हीलर जाता है। 16 से 20 लाख तक की शादियां आजकल मिडिल क्लास में हो रही हैं, और जिनकी इकलौते लड़के हैं या ज़मीनें हैं या कुछ और है वो फिर रेट और भी बढ़ जाते हैं। तो डिपेंड करता है खैर काफ़ी हद तक कि वो लोग मांग रहे हैं या देने वाला लड़की अकेली है वो दे रहा है जी भर के, तो इसमें फ्लक्चुएशन भी है। लेकिन एक नॉर्मल शादी जो है वो मुझे इस टाइम पे समझ में आ रही है 20-1 लाख में पड़ रही है। नेक्स्ट, दीदी जिसका पति ना समझे और इज्जत ना दे तब क्या करें। तो तुम भी पति को मत समझो और पति की इज्जत की उम्मीद ना करो। अपनी इज्जत पहले खुद करो, अपने आप से प्यार पहले खुद करो, पति झक मार के करेगा फिर। नेक्स्ट, दीदी मेरी एक ही ननद है, पति पूरी सैलरी सास को देता है, ससुर नहीं है, घर की इकलौती बहू हूँ, मुझे और मेरी बेटी को एक पैसा भी नहीं मिलता खर्च का। ननद हर 15 दिन में दिवाली होली में सब तीज त्यौहार में आ जाती है, पैसे और घर की चीज़ चुरा कर ले जाती है। पति के सिर पर माँ बहन के नाम की पट्टी पड़ी हुई है, बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ। ज़्यादा बोलो तो बेटी समेत घर से निकाल देता है। बेटी 1.5 साल की है, बताओ बताओ, बेटी खाली आपकी है क्या, उसने कम्मे की नहीं है। मतलब आप नॉर्मली ये मांग के देखो, अगर अभी तक आई होप आपने वैसे कह लिया होगा, लेकिन फिर भी कि अगर आप ये मांग रहे हो कि मेरे को सारी सैलरी मिलनी चाहिए या जैसे खर्च मम्मी चला रही है मैं चलाऊँ, शायद उसके लिए वो राज़ी ना हो। लेकिन जैसे खर्चे के लिए दिए जाते हैं कुछ 2000 4000 कुछ रुपए आपको भी दे दें, ये कह के देखो कि भाई छोटा बच्चा है मेरे साथ, इसका भी मन करता है, या मैं आपकी पत्नी हूँ, तो जैसे चल रहा है घर चल रहा है, लेकिन थोड़ी सी मुझे भी जेब खर्ची दे दिया करो। क्या पता इस बात पे वो मान जाए। वैसे आपका प्रश्न पढ़ के मुझे लगता नहीं कि आपने ट्राई करा नहीं होगा, कर लिया होगा ये भी। लेकिन भैया ये जो घर से निकालने वाली बात है ना, पता नहीं क्यों और कैसे बर्दाश्त हो जाता है। शादी करके लाए हैं, नौकरी पे थोड़ी रखा है कि कभी वो निकाल के खड़ा कर देंगे। आपके पास 10 तरीके हैं जिसकी वजह से वो नहीं निकाल सकते, लेकिन फिर भी आप बर्दाश्त कर रहे हो, नहीं बोल रहे हो। कैसे निकाल देगा कोई, आप खुद सोचो, आपका अधिकार है उस घर पे। नेक्स्ट, मेरी लाइफ में सब ठीक है पर हस्बैंड स्मोकिंग बहुत करते हैं। जब कोई मेरे को बोलता है मजाक करके तो मुझे बहुत बुरा लगता है। कई दिन तक मैं हस्बैंड से बात भी करना बंद कर देती हूँ, उन्हें बोलती हूँ मान जाओ, पर कुछ नहीं होता। उसको वही निकोटीन करके कुछ आता तो है ऐड की, ये चबा लो,
थोड़ा और मतलब पीछे पढ़ो, प्यार से ही पढ़ो, लेकिन जब लगे बिदक गए थोड़ा फिर चुप हो जाओ, फिर लगे मूड ठीक है फिर बोलो। जब बार बार कहोगे, और उसको क्योर करने का एक इलाज भी है मार्केट में ऐसा, ये कहते हैं कि उसको चबा लो तो मतलब उसकी सिगरेट की हुड़क नहीं लगती। तो यार आसान है फिर, मतलब शराब से तो आसान ही है छोड़ना। और एटलीस्ट पूरी ना छोड़ें कि कम कर दें, किसी के सामने ना पिए, उतने में भी इज्जत बच जाएगी। तो थोड़ा सा मतलब ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो वैसे, ऐसे कन्विंस करने की कोशिश करते रहो जब तक मान ना जाए। नेक्स्ट, आपने जो मंगलसूत्र डेली में पहनती हैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर पास से दिखाना, क्या वह गोल्ड का है? हाँ जी, ये पहन रखा है, ये डायमंड का है तनिष्क से, और इसके साथ ही छोटे छोटे कान के हैं। तो ये गोल्ड का है, और पास से देखने में वो है, मेरे इंस्टाग्राम पे कपड़ों वाले वीडियोज़ हैं उसमें बड़ा प्यार से नज़र आता है कि यहाँ पे गले में मैंने क्या पहना हुआ है, वहाँ पे देख लेना। नेक्स्ट, हम दोनों पति पत्नी एक ही स्कूल में टीचर हैं। मैं हमेशा सतर्क रहती हूँ, कभी गलती नहीं होने देती। पति भोले हैं, सभी स्टाफ वाले उनका मजाक उड़ाते हैं, मुझे बुरा लगता है, क्या करें? तो आप भी उनका मजाक उड़ा दे करो, स्टाफ वालों का। भाई अगर मुझे किसी की साइड लेनी है और कोई उसकी बैंड बजा रहा है, मैं तो उसी की भाषा में उसकी बैंड बजा दूंगी, और बिना चिढ़े। अगर कोई मेरे पति का इस तरीके की कंडीशन होती, मेरे पति के बारे में कोई कुछ बोलेगा, तो मेरे पति को जवाब देने से पहले, या उनको नहीं आता जवाब देना, नहीं चाह रहे, तो मैं दे दूंगी। कुछ भी, हर बात का जवाब दिया जा सकता है। तो अगर उनसे नहीं लिया जा रहा आड़े हाथों अपने मजाक उड़ाने वालों को, तो आप लो। नेक्स्ट, मुझे रात को लेट नींद आती है, सुबह देरी से आँख खुलती है। इट्स बस डिसिप्लिन का कमी है और कुछ नहीं है। जब आप करने लगोगे कि नहीं मुझे समय पे सोना है, उस टाइम पे फ़ोन एक किनारे रखो, 2 दिन नहीं आएगी, 3 दिन नहीं आएगी, फिर टाइम पे नींद आएगी, और फिर जब टाइम पे सोओगे तो अपने आप टाइम पे उठोगे भी। बॉडी नहीं करती ऐसे, ये हमने आदत ख़राब की हुई होती है। मुझे आपसे बात करनी है, कैसे होगी? यहीं होएगी बात, और कुछ वो ऐसा पर्सनल है तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, वो मैं बीच बीच में जब कभी देखूंगी तो मैं रिप्लाई कर दूंगी, वरना अपडेट तो यही रहता कि यहाँ पे कमेंट पढ़े और बता दिया। नेक्स्ट, दीदी मुझसे नाराज़ हो क्या, मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया? छोटा सा था 4 लाइन का, इससे पहले भी 2 बार पूछा था। मैं अब ये वाला भी तो पढ़ ही रही हूँ, तो नॉर्मल होते हैं तो मैं पढ़ ही दूँगी भाई। मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ यहाँ पे। आप जितने भी लोग कमेंट कर रहे हो, आपको यकीन आए ना आए, आप सब, मैं बिल्कुल दिल से जुड़ी हुई हूँ, और बिल्कुल ऐसे ही सोच के देती हूँ कि अगर मैं उस जगह पर फंसती तो मैं कैसे निकलती। जो हो सकता है आपको समझाने के लिए बेस्ट, आपके लिए जो बेस्ट हो, ज़रूरी नहीं वो आपकी फैमिली के लिए, आपके पति के लिए बेस्ट होगा, लेकिन जो आपके लिए बेस्ट होता है मैं वो सजेस्ट करती हूँ। तो मैं यहाँ जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी कमेंट करने वाले हैं, मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन पर्सनल ग्रजेस या पर्सनल लाइकिंग किसी के लिए नहीं है। तो इसलिए ये बिल्कुल भी दिमाग में मत लाना कि मैं किसी से नाराज़ हूँ। और जो ऐसी कोई बात लिख देता है कि मुझे सच में गुस्सा आ जाता है, वो फिर इस चैनल पे बचता नहीं, उसे मैं रिमूव कर देती हूँ। वो चाहे तो भी कमेंट नहीं कर पाएगा यहाँ, ठीक है? तो कमेंट कर देना, जैसे ये आया है वो भी आएगा तो मैं पढ़ लूँगी। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी फ्रेंड गुरुनंद और मेरे हस्बैंड मेरी फ्रेंड की शॉप के लिए ख़रीदी करने गए थे, घर आने में लेट हो गए, तो हमारे उसके घर से जाने के बाद उससे ये मारा और बोला कि मेरे हस्बैंड और उसका गलत रिश्ता है, उनसे पूछूंगा कि मेरी औरत को तू रखेगा क्या? मारपीट की आवाज़ सुनकर लोगों ने भीड़ लगा ली। अब लोग क्या सोच रहे होंगे, हमें क्या करना चाहिए, प्लीज़ रिप्लाई दी। देखो, जब उसके पति ऐसे हैं ना, तो ऐसे बंदे को खुद पता होना चाहिए कि भाई मेरा पति इस दिमाग का है, उसे बिहेवियर फिर उसके हिसाब से करना चाहिए। ये तमाशा होता ही ना। अगर लग रहा है कहीं देर हो जाएगी, या तो उसे साथ लेके जाओ, या जैसे भी हो, ये फिर पत्नी की जिम्मेदारी है कि भाई मेरा पति सनकी है, तो वो सनक आप तक ही रहे, वो बाहर तमाशा ना बने। अब ये उस लड़की की कमी है, उसे हैंडल करना नहीं आ रहा। नेक्स्ट, हेलो दीदी, हम 3 देवरानी जेठानी हैं, मैं सबके बड़ी हूँ। मेरी बीच की देवरानी पीठ पीछे जो भी करे लेकिन मुंह पर हमेशा ठीक रहती है, लेकिन छोटी देवरानी 2 दिन ठीक रहती है, बिना वजह के बोलना बंद कर देती है। मैं कैसे रहूँ, समझ में नहीं आ रहा। ऐसा है जी, अंदर खाने आपकी बिल्कुल भी बॉन्डिंग किसी से है नहीं, वो सिर्फ वो लोग भी इसीलिए निभा रही होंगे कि चलो चल जाए रिश्ता, ये वो, लेकिन अंदर अंदर जलकुकड़ापन है सबके अंदर, सीधी सी बात ये है। तो जो मैंने कल सिखाया था ना कि तेल और पानी की तरह रहो, वो वैसा ही रिश्ता रखोगे वही चलेगा, और कोई तरीका ऐसे रिश्तों में नहीं होता। नेक्स्ट, प्लीज़ दीदी अपने पढ़ाने का तरीका बताओ, मैं भी 1st to 5 की टीचर हूँ, अभी 6 मंथ हुआ है।
अब मैं कैसे बताऊँ यहाँ पे पढ़ा के मतलब नहीं बता पाऊँगी यहाँ पे। नेक्स्ट, दी मेरी जेठानी से एक बार झगड़ा हुआ था, बातचीत बंद हो गई थी, फिर उन्होंने बात करना स्टार्ट किया तो मैंने खुले दिल से वेलकम किया, बट वो फिर पहले की ही लड़ाई का पैटर्न दोहरा रही हैं एंड बोलती भी हैं ऊट पटांग। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं अब बार बार झगड़ा नहीं चाहती, बट उनकी बोली बिल्कुल भी अच्छी नहीं है एंड आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड। मैं कभी बोलने नहीं जाती उनसे, वो खुद ही बोलने आती हैं। तो क्या करूँ कि बिना झगड़े के दूरी बनी रहे? आपके लिए भी वही है जो कल बताया था, फ्लैट फेस के साथ हूँ हाँ अच्छा, बस उतना जवाब देना चाहो। कल का टॉपिक ही यही था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं आप चाह के भी उनके साथ टर्म्स नहीं बना सकते, वो मुंह खोलेंगे तो आपका दिमाग ही ख़राब करेंगे। तो कल वाला एपिसोड इससे पहले वाला देख लो, है ना, तो आपका काम बन जाएगा उसे देख के। मैम नींद का रूटीन कैसे चेंज करें? नींद का रूटीन मैंने अभी बताया है। फ़ोन एक किनारे रख के, हाथ मुंह धो के, कमरे में अंधेरा करके लेट जाओ। नींद आए ना आए, 2 दिन 3 दिन नहीं आएगी, चौथे दिन नींद आने लगेगी। और जब समय पर सोओगे तो समय पर जग जाओगे। अच्छा, ये मुझे लग रहा है वो जवाब जो हाँ ना वाले, हाँ ना मैं दे सकती थी, सॉरी, लेकिन मैं दे नहीं पाई। कुछ क्वेश्चन मैंने बड़े छोड़े थे, मुझे ध्यान है, और फिर मैंने कहा था कि मैं उनको पार्ट 2 में शूट करूँगी, लेकिन वो लाइन से नहीं थे। और जब मैं बाद में पढ़ने बैठी हूँ ना, आई वॉज जस्ट टोटली ब्लैंक। मुझे नहीं पता चला कि मैंने इनमें से कौन से छोड़े हैं जो मैंने सारे लेने हैं। अब मैं हो सकता है उन 7-8 में से फिर 2-1 ले लेती, 3 ले लेती, या फिर 2-3 छूट जाते, फिर और बुरा लगता कि ये दूसरे वाले में भी मेरा नहीं आया। तो इस वजह से वो नंबर ही नहीं आया उसके दोबारा का, लेकिन मुझे बुरा लगा। अब आप ये वाला जो है दोबारा क्वेश्चन कर देना, जिन्होंने 158 में करे थे और उनके क्वेश्चन रह गए हैं, कोशिश करना थोड़ा सा छोटा करने, ताकि मैं दोबारा ना छोड़ने की सोचूं। नेक्स्ट, आपने सही कहा, बट मैं भी जाती हूँ गांव से। मैंने देखा है टीचर्स फ्री रहने पर भी नहीं पढ़ाते बच्चों को, क्योंकि सरकारी में वो बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट्स मजबूर होते हैं। यदि हमारे तुम्हारे बच्चे वहाँ रहेंगे तो सिस्टम अपने आप सुधर जाएगा। कुछ नहीं सुधरने का भैया, बच्चे बिगड़ जाएंगे। सिस्टम सुधारने के चक्कर में बच्चों का नाश पिट जाएगा। सिस्टर जी, आप छोटे बच्चों को पढ़ाने पर भी एक चैनल बना सकती हैं, बहुत ही ज़्यादा रिस्पांस मिलेगा आपको। भैया जितने चैनल बन गए मेरे वही मैनेज हो जाएं, भगवान की कृपा मानूंगी मैं उसे। नेक्स्ट, हेलो दी, वॉमिटिंग की उस मेडिसिन का नाम बता दें प्लीज़, जो आपने कहा था आपका जेठ का बेटा लेता है। मुझे नहीं पता यार, लेकिन वो इतनी बड़ी कोई बहुत बड़ा वो नहीं है सीक्रेट। वो तो शायद स्टोर वालों से भी अगर मांगोगे तो वो भी दे देगा, लेकिन एक बार आप डॉक्टर से वो करके लिखवा लो, इतनी बड़ी बात नहीं है वो। लेकिन मुझे नाम नहीं पता सही में उसका, बस मैंने उसको देखा था खाते हुए। नेक्स्ट, हेलो दीदी, जिनके हस्बैंड गवर्नमेंट में ऑफिसर है उनको गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए प्राइवेट में इतनी सैलरी नहीं मिलती, काम ज़्यादा, और गवर्नमेंट जॉब में चांसेस है कि अलग अलग रहना पड़े, तो क्या करें? भैया ये है, देखो आगे भी मैं पीएचडी कर रही हूँ, यूजीसी नेट भी क्लियर है। हमने क्या करा कि अपनी लाइफ में हमने अपनी पढ़ाई कर ली, सब कुछ कर ली, लेकिन फिर आती है शादी। ठीक है, अब शादी के बाद हमारे टर्म्स हमारे पति के साथ कैसे हैं, या फिर शादी के बाद की लाइफ में हमारी एक्सपेक्टेशन सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, ये सब हर पर्सन का ना अलग अलग होता है। बाकी अगर नौकरी देखो कि गवर्नमेंट अच्छी है, प्राइवेट तो सैलरी वाला देखोगे तो गवर्नमेंट जॉब के लिए जाओगे, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में हो कितने लोगों का रहा। अब अगर आपका टैलेंट इतना है कि आपका हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में, तो फिर आप सोच रहे हो कि मैं पति के साथ रहूँगी या यहाँ रहूँगी, अलग अलग रहना। तो अब आप ये देखो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। थोड़े पैसे ज़्यादा कमाना, एक इस्टेब्लिश नौकरी, वैसे भी इस्टेब्लिश के आप तो गवर्नमेंट में ही पेंशन तो कुछ है नहीं, है ना, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। प्राइवेट में थोड़े पैसे ही तो कम मिलेंगे, लेकिन रेपुटेशन भी सब कुछ है। तो अगर आपके पति अच्छा खासा पहले ही कमा रहे हैं तो पति के साथ के लिए आप चूज़ कर सकती हो प्राइवेट नौकरी। फिर अगर ये आएगी अलग अलग रहने वाली नौबत, वैसे अगर एक जगह साथ रह लो तो भाई गवर्नमेंट जॉब ही बढ़िया है। नेक्स्ट, हाय दी, मैं आप बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन देती हैं। मेरा एक सवाल है, मेरे नंद की बेटी मेरे घर से 1 महीना पहले भाग गई, उसके बीएफ के साथ पुलिस स्टेशन, मिसिंग कंप्लेंट, ऐसा सब बहुत बात घटी। अब हमारे घर वाले उसको वापस आने की ज़िद कर रहे हैं, वापस नहीं आना चाहती, कह रही है मैं आप सबसे बात करूँगी हर रोज़ कॉल पर, लेकिन वापस मत बुलाना। ऐसा हो गया और मैं उसकी मामी हूँ,
तो मुझे अपने दिल की सब बातें बताती थी और मुझे अब हमेशा कॉल करके पूछ रही है कि कौन उसके बारे में क्या कहते हैं। सब खबर जानना चाहती है और समझ रही है कि मैं उसका सपोर्ट में हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी हरकत मुझे भी अच्छी नहीं लगती। तो मुझे उसका कॉल आने पर बात करनी चाहिए? नहीं, ये भी एक मेरा उसे पर्सनल गुस्सा नहीं है। क्या करूँ दीदी, समझ नहीं आता। आप उससे एक बार एग्जैक्टली साफ साफ ये बात बोल दो कि भाई जो तुमने किया है ना, ये मेरी नज़र में भी ठीक नहीं है। तो अगर तुम्हें ये लग रहा है कि वो सब चीज़ें जो भी बाहर और लोग सोच रहे हैं मैं उससे कुछ अलग सोच रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसे करने का तरीका कुछ और भी हो सकता था। और जितनी भी बातें तुम मुझसे पूछती हो वो मैं वहाँ बता रही हूँ, ये सोच के मेरे से बात करना। इसमें आपने उससे कुछ बुरा भी नहीं कहा, लेकिन उसको वस्तु स्थिति पता होगी कि हाँ मामी भी कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों के साथ हैं, वो भी मेरे को फुल सपोर्ट नहीं कर रही। तो उसको भी एक रियलाइजेशन होएगा, ठीक है ना। तो एक बार उसको बता दो, उसके बाद भी वो कॉल करती है, बात करती है, तब की तब देखेंगे। नेक्स्ट, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 7 जून। नेक्स्ट, मैम प्लीज़ हमें भी बताओ कुछ ट्रिक्स बच्चों को सिखाने की। मुझे बच्चों को सिखाना अच्छा लगता है। आई एम ऑल्सो टीचर। मैं कैसे बताऊँ क्लास में अपनी क्लास की वीडियो बनाऊँ और वो शेयर करूँ? मतलब मैं नहीं बता पाऊँगी कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ। वो वही जान सकता है जो मेरी क्लास में पढ़ रहा होगा या मुझे देख रहा होगा पढ़ाते हुए। नेक्स्ट, हेलो दी, सारे आंसर बिल्कुल सही लगे। सबसे सही ज़रूरी बात हमारे लिए कि हम लेडीज़ ये भूल ही जाती हैं, पति से पहले भी हम जिंदा थे, खुश थे। दीज वर्ड्स हेल्प्स टू डिटैच। दी, मेरी बेटी 10 साल की है, 5 मंथ हो गए डिप्रेशन में, बीच में ठीक होने लगी थी, फिर वैसे ही। वो टॉपर थी, अब पढ़ने का मन नहीं करता उसका। उसे स्टडी से कैसे वापस जोड़ूँ? क्या करूँ कि वो नॉर्मल हो जाए? थैंक यू दी फॉर रिप्लाई इन एडवांस। आप ना अपनी बेटी की लाइफ को अगर आप बहुत अच्छे से जानती थी, उसे जुड़ी हुई थी, एक बार रिमाइंड करके दोबारा चेक करो कि गड़बड़ शुरू कहाँ से हुई। जब तक वहाँ नहीं पहुँचोगे वो लड़की आपकी वापस लाइफ में नहीं आएगी, है ना। कौन से स्टैंडर्ड से, किस बात से वो वापस आए? और फिलहाल उसको बढ़ाए पढ़ाई में जोड़ने के खुद से जोड़ो। पहले उसकी बातें ये समझ तो जाओ कि उसकी पर्सनैलिटी में जो चेंज आया वो एग्जैक्टली किस वजह से आया। जब आप वो पकड़ लोगे तो फिर आप उसका इलाज कर पाओगे अच्छे से और आ जाएगी आपकी बिटिया वापस लाइफ में। बाकी टॉपर का तो ऐसा है, देखो टॉपर आदमी होते हैं, कितने कमेंट यहाँ पे आते हैं जो पढ़ाई लिखाई में, अदर एक्टिविटीज़ में हमेशा कॉलेज में आगे रही और ससुराल में आके उनकी बैंड बजी पड़ी है, वो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि वो कैसे हैंडल करें, है ना। तो टॉपर एक आदमी है और वो पूरी ज़िंदगी रहेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अनगिनत केस ऐसे हैं जो एक लेवल तक बहुत अच्छे रहते हैं, फर्स्ट आते हैं हर क्लास में, लेकिन फिर वो एवरेज स्टूडेंट होते हैं और अक्सर उनका करियर देखो तो फिर कुछ भी नहीं बन रहा होता। दूसरी तरफ एक एवरेज स्टूडेंट रहता है 60-70% वाला, और वो बहुत अच्छा कुछ कर जाता है। तो ये कोई वो नहीं है कि वो टॉपर थी तो हमेशा टॉपर ही रहेगी, लेकिन एवरेज भी रह ले पर लाइफ में वापस तो आए। नेक्स्ट, मेरी सास मुझसे बहुत नफरत करती हैं, मेरे को ताने मायके वालों को बुरा कहना, अब मैं उनसे बात नहीं करती। मेरी सास को एक ही लड़का है, हमारे साथ में रहती हैं, उनसे बात करनी चाहिए। हाँ नॉर्मल बात, हाँ हूँ, खाना पीना, दवाई पानी, ये सब तो बात करो, लेकिन जो बातें होती हैं, कहना चाहिए एक बॉन्ड होता है, वो तो क्रिएट नहीं हो पाएगा फिर जब सामने वाले की आदत ठीक नहीं है। लेकिन उतना तो कर ही नहीं पड़ेगा ना आपको, जब एक घर में रह रहे हो और आपकी जिम्मेदारी है। नमस्ते दीदी, मेरे बेटे की शादी को 1 साल हुआ है, बहू मायके में है, यहाँ हमारे साथ रहना नहीं चाहती, कहती है तुम जहाँ जॉब करते हो वहाँ मुझे साथ ले जाओ, अभी अभी उसमें बहुत बचपना है, घर गृहस्थी नहीं संभाल पाएगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वह पहले मेरे साथ रहकर घर गृहस्थी संभालना सीख ले, फिर चाहे, लेकिन वह हमारे साथ नहीं रहना चाहती, क्या करूँ प्लीज़ आंसर करना। ये हमारी गलत फहमी होती है कि उसमें बचपना है और वो घर गृहस्थी नहीं संभाल पाएगी। आप ना 12 साल के बच्चों को छोड़ दो कि तुम्हें अपना घर खुद चलाना है, वो भी चला लेंगे। थोड़ी सी गलतियाँ होंगी, कभी कोई खाने की चीज़ ख़राब हो जाएगी, कभी कोई बिल लेट हो जाएगा, कभी सफाई ढंग से नहीं होगी, होगा, लेकिन सीख जाते हैं, सब कर लेते हैं। तो अगर उसका मन नहीं है, आप ज़बरदस्ती करोगे, वो अन्यथा ही लेगी। तो ये प्रेशर अपने ऊपर मत लो, जाना उसे जाने दो, अपने आप कर लेगी वो, सब सीख जाते हैं। नेक्स्ट दी, मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, 5 साल बॉय है मेरा, टीचिंग की तैयारी कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड भी, अगर मेरे हस्बैंड काम में मेरी हेल्प करते हैं तो मेरी सास ताने देती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, मैं बहुत दुखी हूँ, हस्बैंड की भी जॉब नहीं है अभी। अगर ताने देने की वजह से आपके हस्बैंड हटते हैं तो आपको टेंशन लेने की बात है, लेकिन अगर आप और आपके हस्बैंड काम कर रहे हैं मिलजुल के, पीछे ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, बजने दो, फ़र्क मत डालो अपने ऊपर।
मुख्य बात है कि आपके पति आपके साथ हेल्प करा रहे हैं ना, बस। नेक्स्ट, आप जवाब अच्छे से देती हैं, सब अच्छा है, लेकिन ऐसा लगता है सवाल पढ़ना आपको जान पर आता है, सवाल तो हमारी समझ में ही नहीं आता, आवाज़ का उतार चढ़ाव गायब रहता है। भैया अगर मैं इसे बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव और समझा समझा के पढ़ूंगी ना, ये एपिसोड 1 बजे से 1 घंटे से 2 घंटे के हो जाएंगे फिर। तो मेरे को समझ में आ रहा होता है, तो आपको अगर उसमें वो है ना कि नहीं समझ में आता, उसकी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि जब सवाल पढ़ते हैं उसमें प्लेबैक स्पीड को ना थोड़ा कम कर लिया करो सेटिंग में जाके, तो वो सवाल आपको धीरे 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 सुनाई देंगे। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं, 2 बच्चे हैं, मेरे सास ससुर टॉक्सिक हैं। पहले मेरे पति फाइनेंशियली अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट थे तो घर में बहुत कलेश होता था, पर अब हम दोनों खुद का एक बिजनेस चलाते हैं और इन लॉज से अलग रहते हैं। सास ससुर और देवर मुझसे बात नहीं करते, मुझे इग्नोर करते हैं, मेरे पति उनकी सारी जिम्मेदारियाँ निभाते हैं। अब देवर की लव कम अरेंज शादी होने वाली है, मेरी सास मुझे किसी भी रिचुअल में नहीं पूछती, अवॉइड करती है, तो क्या मुझे शादी में जाना चाहिए? प्लीज़ दी आंसर मी, आई एम कन्फ्यूज्ड। कुछ याद आ गया मुझे। तो इसमें बहन जी ऐसा है, अगर आपके पति को लगता है बुरा कि नहीं तू जाएगी, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो चली जाना। अगर आपके पति से आपने बात करी कि जी देखो मेरे से तो बात करती नहीं मम्मी, ना देवर बात करता, तो मैं ना ही जाऊँ, मेरा तो मन है नहीं, और अगर वो कहता है कि देख ले तेरी मर्जी है, तो मत जाना। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि वहाँ की शादी में जाना है नहीं जाना है, उसकी वजह से आपके और आपके पति के बीच में कोई भी इतनी सी भी ग्लिच नहीं आनी चाहिए। बस उनसे सीधे बात कर लो कि मेरा मन नहीं है, आप बताओ क्या कहते हो। अगर वो कहे नहीं तुझे चलना तो पड़ेगा, तो चल लो, चुपचाप जाओ, अटेंड करो, आ जाओ, नहीं करवा रहे रिचुअल ना करवाएं। लेकिन अगर वो कहते हैं तू देख ले तेरा जैसा मन है, तो फिर मत जाना। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी लव मैरिज हुई है, कॉलेज से हम साथ में हैं, मेरे हस्बैंड गांव से पढ़े हैं, अब वो मुझे अच्छी अर्निंग कर रहे हैं मुझसे। मैं शहर से अच्छे स्कूल से पढ़ी हूँ, फिर भी उनसे कम अर्निंग करती हूँ, काम मेरा उनसे कठिन है। वो सारा रुपया माँ बाप को देते हैं, भाई को पढ़ाते हैं, अब उनका कॉन्फिडेंस भी हाई हो गया है। पहले मुझे बोलते थे तू तो अच्छा कर जाएगी, अब मुझे उनसे जलन होने लगी है, मैं क्या करूँ? बिल्कुल गलत। कहते हैं संतान बाप के नसीब की होती हैं और कमाई माँ के, मतलब पत्नी के, है ना। तो जो कमाई है ना, भले वो कमा रहे हैं या आप कमा रहे हो, वो आपके नसीब की होती है, आप घर की लक्ष्मी हो। और कौन महिला मतलब ऐसा नहीं चाहेगी कि उसका पति उससे ज़्यादा कमाए और खुद खुश रहे। आप भी कमा रहे हो, वो भी कमा रहे हैं। और जो मैंने अभी कहा, ज़रूरी नहीं है कि जो बचपन में जैसा रहा हो, क्वालिफिकेशन जिसकी जैसी हो, वो बाद में अर्निंग भी वैसी करे। ये सब प्रारब्ध है, घूमता है। तो भैया और कोई कमा रहा होता किसे चिढ़ो, अपने पति की कमाई से कौन चिढ़ता है? ठीक है वो जिम्मेदारियां निभा रहे हैं आपको, इसलिए थोड़ा जोर पड़ रहा होगा, लेकिन ठीक है, उनके भी उम्मीद से ज़्यादा उन्होंने कर लिया, तो वो आदमी सोचता ही है कि चलो अपने परिवार के लिए कर दें। आँख खुलेगी तब जब परिवार वाले लात मारेंगे। तो अपने पैसे जोड़ती रहो और उन्हें भी खुश हो लेने दो, जलो मत, चिढ़ो मत बिल्कुल भी। नेक्स्ट, दीदी मैं दूसरों का जवाब देने में बहुत घबराती हूँ, मैं क्या करूँ? चाहे मुझे कोई कितना गलत बोल रहा हो, मैं कुछ नहीं बोल पाती हूँ, आगे से क्या करूँ? जब बोल ही नहीं पा रहे तो सुनो, और जब ना सुना जाए तो बोल पड़ो। अगर आप नहीं बोल पा रहे, इसका मतलब अभी आपकी जो सहन शक्ति की सीमा है वो नहीं टूटी है। जिस दिन टूट जाती है ना, उस दिन अपने आप जुबान चलने लगती है। नेक्स्ट, हाय दी, मुझे पूछना था कि मैं अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करती हूँ और उन्हें कभी धोखा भी नहीं देना चाहती। मैंने सुना है कि दुनिया का सबसे बड़ा व्रत है जो अपने मन में किसी और के ख्याल भी ना लाए, पर कोई वाकई में बहुत हैंडसम जीन्स आ जाए, जीन्स नहीं होगा ये जेंट्स होगा, और हमें वो अच्छा लगे और हमारा मन और आंखें ना चाहते हुए भी उस तक पहुंच जाएं, तो क्या सच में बहुत इंसान हैं, भगवान हमें माफ़ नहीं करेंगे? ये कैसे अपने आप को इसे रोकें? सिर्फ देख लेना कोई पाप नहीं, पर आई रियली लव माई हस्बैंड। कहाँ इतना सोच रही हो यार, ये कौन सा सतयुग है? मतलब इवन मान लो, मेरे को तो इतना समझ में आता है, जैसे हीरो हैं, कोई पूछता तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन सा है, तो बचपन में या टीन एज में तो फिर भी मैं किसी एक पर टिक जाती थी, लेकिन अभी जो भी दिख रहा है कैमरे पे, अगर बढ़िया लग रहा है वो सच में, तो हम तो मिलके चैट करते हैं, क्या देखो कितना बढ़िया लग रहा है, या कोई हीरोइन अच्छी लग रही है तो भी मैं ही कह रही होती हूँ कितनी सुंदर लग रही है, वो कहता हूँ, तो उसमें क्या हो गया?
वो अभी 1-2 एपिसोड पहले अगर आपने देखा हो, वो एक कमेंट आया था कि मेरा पति सब कुछ है, बढ़िया है, सब कुछ है, लेकिन वो किसी की तरफ अट्रैक्ट हो गई थी कि अब मैं क्या करूं। तो मैंने उन्हें समझा दिया था। खैर उम्मीद है कि वो समझ गई होंगी। बेकार में ये बस एक दिमागी फितूर था जो चल गया उनका, वो तो उतर जाएगा बुखार कुछ दिन में। लेकिन ये कि जी हमें अब अगर मान लो भाई मेरे सामने ऋतिक रोशन आ गया और वो बढ़िया अपना तैयार व्यार हो गया, चश्मा लगा कर बढ़िया एकदम सेट हो के निकला जा रहा है सड़क पे सामने से मेरे, या देख रही हूँ मैं उसे, तो मैं उसे देखूंगी नहीं कि नहीं मेरा तो व्रत टूट जाएगा। अरे भाई देखने लायक बंदा है वो। या पुराने हीरो जो मर भी गए कितने खूबसूरत होते थे। अभी आज हम सुबह ही बात कर रहे थे कि पुराने हीरो का एआई वर्जन बना के कि अगर वो इस टाइम पे होते तो कैसे लगते। तो हम यही डिस्कस सुबह कर रहे थे। मैंने कहा राजेश खन्ना कितना सुंदर लग रहा था, कितना हैंडसम लग रहा था। तो इसमें क्या हो गया, अच्छी चीज़ को अच्छा बताने में या निगाह भर के देखने में हमारा व्रत टूट गया। हम कौन सा उसके साथ भगे जा रहे हैं, या उसे हमने प्रपोज कर दिया कि भाई अब तो हम तुम्हारे चरणों की दासी बन के रहेंगे। ठीक है, उसको हम निगाह भर के देख रहे हैं, अच्छा है, अच्छा है इसलिए अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है तो क्या अच्छा लग रहा है कि हम उसके साथ चले जाएंगे या उसे अपने साथ ले आएंगे? हम तो अपने पति के ही रहेंगे ना। तो ये वो वाला टाइम नहीं है क्या मन में हो किसी का ख्याल ना रहे। तो मन में कहाँ आ रहा किसी का ख्याल? हम उसे पति की जगह थोड़ी देख रहे हैं। अच्छा लग रहा है, अब मेरा भांजा है हैंडसम लगता है तो मैं अपने भांजे को हैंडसम ना कहूँ किसी और है, तुमने किसी और मर्द को हैंडसम कह दिया। तो ये तो बेकार की बातें आपके दिमाग में आ रही हैं। इतना ज़्यादा गिल्ट ट्रिप पर मत निकलो। इट्स ओके, कम्प्लीटली ओके। कोई हैंडसम है उसको हैंडसम कह दिया, या हमने कहा भी नहीं, बस उसको देख के हमारे मन में विचार आया कि यार हैंडसम है बंदा, बात ख़त्म हुई। हम उसे अपने पति की जगह नहीं रख के देख रहे। लेकिन हाँ, हम उसे देख के फैंटेसी करने लगे क्या मेरा पति तो ऐसा है, हाय काश मैं इसके साथ होती, ये वो, तो थोड़ा आप गलत जा रहे हो। क्योंकि जो गलत सोच सकता है वो आगे जाके गलत कर भी सकता है, ये सिंपल सी बात है, ये वैलिड है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये है कि किसी अच्छी चीज़ को कह रहे हो कि अच्छा है, तो उसमें क्या गलत है? नेक्स्ट, धूम तन्ना कब बोलोगी? नियम से कर दिया क्या, कर दिया करो, दिन बन जाता है। किस किस को सुनना है सरकाओ लाइक, और उस पर लाइक आ भी गए। धूमता ना मतलब जब किसी की बैंड बजा देते हैं हम अपने जवाब से, और जिसकी उसे उम्मीद ना हो, उस कंडीशन का एक वर्ड है मेरे पास कि हाँ जी उसकी हो जाए धूमता ना। ठीक है, तो करते रहो। जितने भी आओ बहन बातें करेंगे सब्सक्राइबर हैं, बजाओ बैंड जो भी तुम्हारी बजाता आया अब तक उसकी, और कर दो उसका धूमता ना। नेक्स्ट, हेलो दीदी, मैंने पहले भी कमेंट किया है यहाँ के मैं वर्किंग वूमन हूँ और मेरी नंद सेपरेटेड है, सास ससुर पे डिपेंडेंट है। मेरी सास हमारे साथ रहती है मेरे बच्चे को देखने के लिए, पर मेरा कोई सपोर्ट नहीं करती। सारा दिन फ़ोन पे लगी रहती है और मैं पूरा दिन भाग दौड़ करती रहती हूँ अपनी गृहस्थी के लिए, घर बाहर हर जगह। वीक में 1 दिन जाती है अपने घर, यहाँ नंद रहती है तो उनके लिए सारे वीक का इंतज़ाम करके आती है। 15 किलो की सब्जी के बैग भी उठा के लाती है, जबकि नंद कुछ घर नहीं संभालती। पीछे बड़ा लड़का है उसके, फिर भी मुझे बुरा लगता है कि मेरे यहाँ मैं छोटी सी काम की हेल्प मांगूँ मेरे बिजी शेड्यूल के कारण, तो बहाना बना देती है। क्या करूँ मैं, फ्रस्ट्रेशन होती है। इतना बड़ा क्वेश्चन, और इसका सिर्फ एक सार है कि बहन तुम बहू हो और वो बेटी है, दोनों अलग अलग आइटम है, एक सा मत रखो उन्हें। वो बुढ़िया होने के बाद भी, मरी हुई भी अपनी लड़की के लिए कूद कूद के शुतुरमुर्ग की तरह काम कर लेंगी, और तुम्हारे नाम पे वो मगरमच्छ बन जाएंगी। ये ऑब्वियस है। तो तुम उम्मीद कर रही हो कि तुम्हारा मगरमच्छ शुतुरमुर्ग की तरह कूदे, यही गड़बड़ है। मत करो उम्मीद रखनी बंद कर दोगी, सब ठीक हो जाएगा। काम फिर भी तुम कर रही हो, फिर भी तुम करोगी, लेकिन तब तुम खुश होकर करोगी क्योंकि मुझे ही करना है, ये तो मगरमच्छ है। ठीक है। नेक्स्ट, हाय सुनीता जी, आप कैसे हो? मेरी एक प्रॉब्लम है कि मेरी बुआ सास की बेटी की शादी है और उनके पास पैसे की दिक्कत और वो चाहती है कि मेरे पति पैसे लगाएं। मेरे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं वो पैसे वापस करेंगी कि नहीं। हमें क्या करना चाहिए आप बताओ। मेरे पति ने दहेज देने के लिए गाड़ी लिया है, दादा ससुर ने मोहर लिया है, मैं बहुत परेशान हूँ। बुआ सास कह रही है मेरे खेत खरीद लो मेरे पति से, तो खेत खरीद लें। अगर वहाँ से औसम सा एक ऑफ़र आ रहा है, पैसे हैं और वो कह रही हैं मेरे खेत खरीद लो, तो खेत खरीद लें अगर इतनी इनसिक्योरिटी हो रही है। लेकिन मुझे याद आ रहा है ऐसा भी एक किस्सा हुआ था। तो
उनकी ज़मीन बिकने से रोक दी थी उल्टा। ये कहा था कि ठीक है हम लोग मिलजुल के काम कर देंगे, तो धीरे धीरे पैसे चुका दियो, और उन्होंने चुकाए भी। और भात के नाम पे ही मतलब काफ़ी कुछ कर दिया था। तो करने वाले कर भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं करते। लेकिन अगर आपको लग रहा है इनसिक्योरिटी है, तो अगर वो कह रही है मेरी ज़मीन खरीद लो, तो आप ज़मीन खरीद लो, तो आपके पैसे जाएंगे, लेकिन एक चीज़ आ जाएगी। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, थैंक यू। नेक्स्ट, हाय सुनीता जी, कैसे हैं आप? आपने एपिसोड 158 पार्ट 1 में कहा कि पेरेंट्स को भेदभाव नहीं करना चाहिए बच्चों में। मैं किसी अच्छे कोच या ट्रेनर की बातों में सुना था कि अगर एक माँ के 2 बेटे हैं, एक कमज़ोर और एक हष्ट-पुष्ट, तो माँ किसकी दाल में घी ज़्यादा डालेगी? ये तो माँ बाप का ही फ़र्ज़ है, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको दो या हेल्प करो। दूसरा, फिर बच्चे भी कहेंगे कि सब कुछ बराबर होना चाहिए, इससे सिंपैथी ख़त्म नहीं हो जाती कि हमें तो बराबर चाहिए, फिर चाहे दूसरा कितना ही ज़्यादा नीडी हो। मैं आपकी ओपिनियन का विरोध नहीं कर रही हूँ, पर ये वाली बात भी ठीक लगती है कि बच्चों में समझ, काइंडनेस, शेयरिंग और दूसरे की नीड को समझ पाना, त्याग की भावना आदि कैसे विकसित होगी। आई थिंक आप मेरा पॉइंट समझ पाएंगी। लॉट्स ऑफ लव। मैं बिल्कुल आपका पॉइंट समझ गई। होता यही है कि हाँ जी, एक बच्चा मेरा कमज़ोर है तो मैं उसकी दाल में घी ज़्यादा डालूँगी, ठीक है। लेकिन इसका प्रैक्टिकल तरीका बता रही हूँ, जिससे कभी भी बीइंग अ माँ बाप आपके ऊपर उंगली उठाने का मौका ना मिले। आपके पास 2 चम्मच घी है या 3 चम्मच घी है, ठीक है। आपने वो 3 चम्मच घी रख दिया, ठीक। अपने दोनों बच्चों के दाल में आपने डालना शुरू करा, और आपने 1 चम्मच डाला, 1 चम्मच डाला, अब वो 1 चम्मच बचा। जो बच्चा हष्ट पुष्ट है, आप उससे बात करोगे, ठीक है। आप उसे कन्विंस करोगे कि बेटा तेरे वाले में देख ज़्यादा है या जो भी है, कि तेरे को घी की इतनी ज़रूरत है, अगर तू कहे तो इसको दे दूँ एक्स्ट्रा घी। उससे पूछ लो, क्योंकि उसका आधी चम्मच घी आप उसके भाई को दे रहे हो, तो बनता है कि जिसका हिस्सा आप दे रहे हो उठा के, उससे एक बार बात करो। ये मेरा पॉइंट है। और अपने आप मैं बताती हूँ कि अगर माँ बाप भेदभाव ना करें ना, और वो बच्चों पे छोड़ दें फिर कि बेटा देखो मेरे ये चीज़ें हैं, मैंने तुम दोनों को बराबर दे दी, तुम भाई होने के नाते अगर सोचो कि तेरा भाई कमज़ोर है तो उसको देना चाहे तो दे दे, लेकिन मैं माँ बाप होने के नाते देख मैंने तो बराबर कर दिया। वहाँ आपकी परवरिश काम आएगी कि आपके अगर बच्चों में इतना आपने रखा है शुरू से, और उनको ये है कि हमारे माँ बाप भगवान की तरह बिल्कुल सही फैसला करते आए हैं, अब मेरा भाई कमज़ोर पड़ रहा है, ला मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ, वो खुद कहेगा कि नहीं दे दो इसको। ये हुआ है, मैं बता रही हूँ ना, मेरी पर्सनल लाइफ में ये चीज़ें हुई हैं कि हमने बड़े भाई बहन होने के नाते, बड़े बेटा बहू होने के नाते, हमने हाथ यूँ रखा कि ठीक है अगला कमज़ोर है आप उसको दो, लेकिन फिर भी हमारी ही जड़ें काटी गई, हम ही बुरे हैं। हुआ है ये एग्जैक्टली। इसीलिए मुझे लगता है हर घर में आप उठा के कहीं भी देख लो, जिसकी आपने रील देखी होगी ना, उसको प्रैक्टिकल कहीं पे आप उदाहरण देने की बात करोगे ना, कि हाँ जहाँ पे माँ बाप ने किसी को कम किसी को ज़्यादा दिया और उसके बाद उसके बच्चे ठीक रहे, एक घर बता दो आप, घर तभी ठीक रहेगा। ये कल्चर ही वहीं सही होएगा जाके। माँ बाप होने के नाते आपको बराबर करना है, फिर एक बच्चे को आपको कन्विंस करना है, बात करनी है, उसे मैनिपुलेट मत करो, उसे सिंपली बताओ कि भाई तेरा भाई या बहन ये कमज़ोर पड़ रहा है, अगर तू करना चाहे इसकी मदद कर दे, भाई हमने बीइंग अ माँ बाप बराबर कर दिया, बस। फिर देखो भाई बहन में ऐसी थोड़ी कहता है खून जोर मार रहा है, खून मारता है खून जोर, वो अपने आप एक दूसरे की मदद कर लेंगे। कल को उनकी लाइफ पार्टनर होंगी ना बहू है, वो एक बार को कर जाएंगी कि क्यों दे रहे हो देवर जी को ये वो, हमारे भी तो बच्चे हैं, ये है वो है। वो हो सकता है कि पैसे इतने हैं ही नहीं कि दूसरे को दें, मुश्किल से पूरा पड़ रहा है कि माँ बाप ने जो दे दिए प्लस हम मेहनत कर रहे हैं, तब जाके हमारा सर्वाइवल हो रहा है, अब हम कहाँ से उसको दे दें। लेकिन भाई माँ बाप होने के नाते आप कम ज़्यादा करो, ये चीज़ हमेशा आपके बच्चों में दूरियाँ ही लाएगी, नहीं होने का कभी भी ठीक। और ये जो घी वाला उदाहरण है ना, ये खाने पीने की बात पे है, यहाँ बात हो रही है प्रॉपर्टी की और बाकी चीज़ों की। तो ये अगर आप एक रूल चलाओ ना कि भाई हम बीइंग अ पेरेंट हम बराबर करेंगे, उसके रिज़ल्ट आएंगे पॉजिटिव, देख लेना। जहाँ भी देखोगे अगर ये हुआ होगा तो एपिसोड अच्छा जा रहा होगा उनके घर का। मैंने तो जितने भी देखे हैं, अपने दादी, फिर अपने पेरेंट्स, फिर अपने सास ससुर, या जितने भी और पेरेंट्स, भैया जो अपने बच्चों में करता है भेदभाव, अपना बुढ़ापा ख़राब कर रहा है वो, और बच्चों के बीच में बीज बो रहा है।
बिल्कुल फिजिक्स के नियम की तरह है ये चीज़। नेक्स्ट, शादी के 3.5 साल बाद पता चला कि पति मुझसे 10 साल बड़े हैं। और तेरी, घर वालों ने सभी ने झूठ बोला। अभी पता चला तो पति घर छोड़ के आ गए मुझे। माँ बाप का पूरा कंट्रोल है पति पर। सास पाइनएप्पल और पपाया खिलाई दिवाली पे नाश्ते में। 3 दिन तक डाउट दैट उसके मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं पति के साथ बाहर रहती हूँ, लेकिन दिन में 10 घंटे घर वालों से बात करता है। 2 ननंद अनमैरिड हैं, एक देवर है, किसी की भी शादी नहीं कर रहे हैं। शादी के बाद कहता था बाप लालची है, लेकिन अब माँ बाप के हर बुरे काम को जस्टिफाई करता है। तो शुरू दिन से धोखा ही हो रहा है, पहले एज का, फिर यहाँ। अब देखते जाओ क्या क्या होता है, किस दिशा में जाती है आपकी शादी की गाड़ी। अभी बीच में लटका हुआ है आपके करने के लिए, अभी फ़िलहाल कुछ है नहीं, जस्ट वेट एंड वॉच। और वो भी एक सीमा तक ही, फिर आपको स्टैंड लेना पड़ेगा कि भाई एक तरफ हो जा। नेक्स्ट, मैम मेरी सास का स्वभाव बहुत तेज़ है, उन्होंने मुझे अलग कर दिया है। मैं साथ रहना चाहती हूँ तो उन्होंने मेरे हाथों का खाना बंद कर दिया। देवर और ससुर साथ ही खाते हैं, बस 2 ही नहीं खाते, वो ही नहीं खाती। मैम मेरे सास पापा जी से भी तेज़ आवाज़ में रोज़ झगड़ा करती है, जिस कारण वो दूसरे घर में रहते हैं, ओनली खाना खाने आते हैं। उनको तेज़ स्वभाव के कारण देवर की भी सगाई नहीं हो रही, ऊपर से बोलती हैं कुंवारा ही अच्छा है। मुझे बहुत टेंशन रहती है, आगे चलकर सब कैसे काम करूँगी अकेले, क्योंकि बाद में सब मुझे ही देखना है। मेरा एक छोटा 3 साल का बेबी है। जब जो समय आएगा, फ्यूचर को लेके ना ज़्यादा चिंता मत करा करो। जब जो समय आएगा ठीक है, जब वो अपने पति को ही नहीं बख्श रही तो आपको क्या बख्शेगी। लेकिन जब जैसा पड़ेगा टाइम, तब की तब देखना, अभी क्यों स्ट्रेस ले रही हो, अभी जैसा चल रहा है चलने दो। नेक्स्ट, दीदी हस्बैंड आर्मी में है, साल में 2 महीने ही आते हैं। 3 साल से सास ससुर के साथ ही रह रही हूँ। सास के बताए हुए टाइम में मायके से वापस ससुराल ना जाऊँ तो उनका मुंह बन जाता है। नंद आती है तो वो सोचती है मैं उनकी पूरी सेवा करूँ। अब की बार तो मेरी सास में मेरी ज़बरदस्त लड़ाई हो गई, क्योंकि उन्होंने मेरे पापा को गाली, जिसके ऊपर मैं भी उन पर चिल्ला दी। मैंने बोला कि मैं अपने घर वापस जाऊँगी, जिसके बाद मेरे पापा मुझे आके ले गए। अब जब हस्बैंड आएंगे तभी मेरे को ससुराल वाले वापस लेके जाएंगे। 3 साल उनका बहुत किया, पर फिर भी मेरे को बोलते हैं ये काम से डरती है। मेरा मानना है कि पति के बिना मैं वहाँ नहीं रह सकती। जब पति छुट्टी आएंगे तभी जाऊँगी ससुराल। क्या मेरा ऐसा सोचना सही है? बच्चे भी नहीं हैं, परफेक्टली फाइन। अगर पति के बिना बहू को यहाँ पे रखना है तो थोड़ी जिम्मेदारी ससुराल वालों की भी होती है कि थोड़ा मेंटेन करके रखें चीज़ें, नहीं तो एंड में आके यही होता है। अब डिपेंड करेगा आपके हस्बैंड क्या स्टैंड लेते हैं। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं अभी हाउसवाइफ हूँ। 2 बहुत प्यारे प्यारे बेटी हैं मेरी, एक क्लास 3rd में और दूसरा 1st एंड हाफ ईयर का है, 1.5 साल का। दी मैं पहले प्राइवेट स्कूल में टीचर थी, मेरे नर्सरी टीचर ट्रेनिंग भी किया हुआ है और अभी फिर से मन है कि स्कूल ज्वाइन करूं, लेकिन प्रॉब्लम यह है मेरा 9 साल का गैप हो गया टीचिंग फील्ड में और बीएड भी नहीं है। मैं सेकंड बेबी होने से पहले अप्लाई किया था, लेकिन नहीं मिले जॉब क्योंकि बीएड नहीं है। अभी सोच रही हूँ बीएड कर लूँ। हस्बैंड गवर्नमेंट बैंक में है, इन लॉज नहीं रहते साथ, और हस्बैंड का हर 3 साल में ट्रांसफ़र होता है, हमें वो साथ ही रखते हैं। पर मैं कन्फ्यूज़ हूँ बीएड करूँ या नहीं, ट्रांसफ़र का भी इशू है, प्लीज़ थोड़ा सजेशन दीजिए। थैंक यू एंड लव यू। अब हर 3 साल में अगर ट्रांसफ़र होता है तो अगर अभी यहाँ पर इतना टाइम है कि आपको 1.5-1 साल मिल जाए, इतना टाइम तो लगेगा बीएड करने में, तो पहले बीएड कर लो। और अगर टाइम कम रह रहा है तो अब जब अगली बार ट्रांसफ़र होएगा जहाँ पर भी, वहाँ पे जाते ही बीएड करना पहले। नेक्स्ट, दीदी एक बात का जवाब दो, जब सास ही बदनाम करने में लगी हो तो क्या करें? शांति से अपने बच्चों के काम करती हूँ, सास की भी हेल्प कर देती हूँ। कई काम में पति विदेश चले गए जॉब करने, बट सास कुछ कुछ दिनों में घर में आकर कोई ना कोई बात बिगाड़ कर दिमाग ख़राब कर देती है। बाहर जाकर झूठ झूठ बातें बनाती हैं। अपने दूसरे बेटों के सामने सास से अलग रहती हूँ। ऐसा है, देखो ऐसे में ना, ऐसे बंदे के साथ रहने से अच्छा भले पति विदेश में, इससे तो आदमी अकेला रह ले अपने बच्चों को लेकर। अगर और बच्चे हैं सास को उनके साथ भेज दो, आप इससे तो अकेले रह लो, छुट्टी। नेक्स्ट, हाय दी, मेरे हस्बैंड की सैलरी 45,000 है। मेरे 2 बच्चे 6th और 7th में, एक यहाँ के टॉप प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है और 70 या 75% के आसपास मार्क्स लेकर आता है। उनकी फ़ीस दी अब 12,000 है मंथली, और हम ओनली 45,000 रुपया सेव कर पा रहे हैं मंथली। घर खर्च में मुश्किल होती है, घर पर कोई पढ़ाने वाला नहीं है, क्या कुछ हेल्प हो बच्चे की? मुझे बहुत चिंता होती है, क्या मुझे और स्कूल देखना चाहिए, बच्चे का ट्यूशन लगवाना चाहिए? प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना, मेरा बच्चा भी अच्छा कर पाएगा दी पढ़ाई में। देखो अगर आपका बच्चा अच्छा पढ़ने में है ना, तो वो थोड़े हल्के स्कूल में भी अच्छा पढ़ लेगा, लेकिन आपका बजट आप पूरी ज़िंदगी के लिए बिगाड़ दोगे तो वो नुकसान लॉन्ग टर्म है।
स्कूल सस्ते में भी पढ़ लेगा अगर आपका बच्चा अच्छा है पढ़ाई में। तो अगर इतनी दिक्कत हो रही है तो आप स्कूल चेंज करवा लो, थोड़े पैसे बचेंगे, बच्चे के ही फ्यूचर के लिए काम आएंगे। नेक्स्ट, हेलो मैम, आई लिव इन बेंगलोर विद माई हस्बैंड एंड माई इन लॉज स्टे विद माई ब्रदर इन लॉ इन बेंगलोर itself 6 kilometers from my house, but my family and my husband's extended family stay in Punjab. I go and visit my parents yearly twice, but my husband never comes. He always give reasons. What shall I do? Everything is good, but he does not visit my parents. It has been 4 years he visited. Somewhere I have doubt my father-in-law does not want him to visit. Father-in-law very clever man. देखो, अगर जाते हैं तो ठीक, नहीं जाते तो उनके चक्कर में आप भी ना जाओ या कलेश हो जाए घर में, उससे बढ़िया रहने दो। अपना ये सोच के जाओ कि 4 दिन मिलने जा रही हो, अनमैरिड टाइम की तरह मज़े करो और आओ। पति को साथ बांध के ले जाने का ना केवल एक दिमागी फितूर है, ये निकल जाए ना तो अकेले ज़्यादा मज़ा आता है पियर में जाके। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी बहन की बेटी है और उसके ससुराल में फंक्शन था तो सब लोग फंक्शन अटेंड करने गए थे, इसलिए मुझे भेजा उसके घर ताकि वो अकेली ना हो। उसके सास ससुर लेट आए थे घर उस दिन, उनके हस्बैंड फंक्शन वाले घर में ही थे। मुझे सुबह जल्दी निकलना था तो मैं उनसे बिना मिले निकल गई। इस बात को मेरी बहन की सास ने मुद्दा बना लिया। मैं बोल तो सकती थी कि वो क्यों नहीं निकले अपने रूम से, 8 बजे का टाइम जल्दी तो नहीं होता। नहीं, आपको मिल के ही आ जाना चाहिए था। भाई थोड़ा सा बुजुर्गों को ना लगता है। तो अब क्या करो कि दोबारा जाओ, मिल लो और बिल्कुल अच्छे एक्सप्रेशन के साथ रहना कि मतलब मैंने तो सोचा ही नहीं ये चीज़ भी हो जाएगी, आपको परेशानी ना होती, मैं तो इसलिए चली गई थी। एक बार जाके मिल आओ, बात ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट, हेलो मैम, मुझे आपके सजेशन बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर आप बता पाएँ तो बहुत हेल्प होगी। मेरे हस्बैंड को हमसे ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है हर इंपॉर्टेंट ओकेजन पर, जैसे न्यू ईयर, क्रिसमस की छुट्टी, इवन हमारी एनिवर्सरी पर उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान बनाया। हर फ्राइडे भी वो अपने फ्रेंड्स के साथ ही स्पेंड करते हैं। वीकेंड पे फैमिली के लिए कोई प्लान नहीं होता। मैंने हर तरीके समझा के देख लिया और अब कोई होप नहीं है कि वो कभी समझेंगे कि मुझे हर्ट होता है। आपसे बस ये हेल्प चाहिए कि मैं अपने माइंडसेट को कैसे बदलूं कि मुझे फ़र्क ही ना पड़े। मेरा एक बेबी भी है 6 साल का, कहीं ना कहीं उसको भी शायद बुरा लगता है। प्लीज़ कुछ सलाह दीजिए। देखो, पहली चीज़ तो मैं हमेशा ऐसी सिचुएशन में ये कहती हूँ कि अगर आपके हस्बैंड आपको छोड़ के अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा एंजॉय करते हैं, इसका मतलब उनको वहाँ पे अच्छा लगता है ना, और आपके साथ उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता। तो आप अपनी बातों को इंटरेस्टिंग बनाएं। मैं हमेशा यूजुअली सजेशन ये देती हूँ, लेकिन मैं आपको ये नहीं दे रही। आपके पति एनिवर्सरी पे दोस्तों के साथ एनिवर्सरी मना रहे तो भाई थोड़ा सा मामला है ना। आपको क्या करना है, देखो सिंपल, आप चाह भी नहीं रही, अब उनको कहता सुनना सब आपने कर लिया। आपको सिंपल, आपका सटीक क्वेश्चन था कि मैं अपना माइंडसेट कैसे चेंज करूं। सपोज़ करो क्रिसमस है, आपको सेलिब्रेट करना, केक मंगाओ ब्लिंकिट से, जेप्टो से, या पास में जाके बेकरी से अपने बेटे के साथ जाओ, लेके आओ, खुद ही दोनों माँ बेटे इंजॉय करो। न्यू ईयर है, केक काटो, सेलिब्रेट करो, खुद ही इंजॉय करो। अपने आसपास के गली मोहल्ले के बच्चों को जोड़ लो, खुद मज़े करो, घर सजाओ, सेलिब्रेट करो। नहीं आने दो पति को, अपने आप शर्म आएगी उसको। एनिवर्सरी है, नहीं दे रहे कुछ भी, कोई बात नहीं, अपने लिए खुद गिफ्ट लेने चली जाओ, सूट साड़ी जो लेना हो, अगर पैसे हैं तो। नहीं है, अपनी पसंद का खाना बनाओ, खाओ, बाहर से कुछ ऑर्डर कर लो, मंगाओ, खाओ, एनिवर्सरी मना लो अपनी। कुल मिला के ओकेजन खाली मत जाने दो, वरना दोनों के बीच में कौन पिस रहा है, बच्चा। ये 6 साल का बच्चा है वो। इस टाइम ना बच्चों को छोटे छोटे ओकेजन भी इतने बड़े लगते हैं। तो आपके पति को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, वो लापरवाही कर रहे हैं। तो आप अपने बेटे के साथ हर ओकेजन मनाओ, खूब अच्छे से मनाओ, बढ़िया से मनाओ, जितना आपके बस में है उतना। चाहे बाहर जाके करो या घर में करो, घर डेकोरेट करो, सब कुछ करो, बढ़िया से फ़ोटो खींचो, स्टेटस लगाओ, स्टोरी पोस्ट करो कि हाँ जी हमने सेलिब्रेट किया। अपने आप शर्म आएगी। एनिवर्सरी में पत्नी के साथ ना मना के दोस्तों के साथ कौन सी एनिवर्सरी मन रही है? दिमाग से पैदल नहीं क्या? पता नहीं क्या क्या। चलो, ये एपिसोड 159 के आज सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, जवाब प्रैक्टिकल लगे होंगे और एप्लीकेबल लगे होंगे। अप्लाई करके देखना, रिस्पॉन्स भी मुझे बताना। आपका कोई क्वेश्चन हो कमेंट कर देना। मिलती हूँ आपसे, ये वाले के तो कमेंट बंद होंगे तो अगले में कमेंट करना, ठीक है? तो मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।